Hello everyone, this is me Kapil Sikka. I welcome you all to Only Eyes platform. I guess आप सब अब प्रीलिम्स का पेपर देख चुके होंगे अच्छे से. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमी के क्वेश्चंस कैसे थे. सो इफ़ यू लुक टुवर्ड्स द इकोनॉमी क्वेश्चंस, ट्रेंड यूपीएससी ने वैसे ही कंटिन्यू रखा. अराउंड 17 क्वेश्चंस उन्होंने इकोनॉमी के पूछे हैं. हर बार वो 15 से 20 क्वेश्चंस इकोनॉमी के पूछती है. बेस्ट पार्ट क्या है कि इस बार के जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी कंसेप्चुअल इन नेचर. प्लस अगर आपने करंट अफेयर्स अभी हाल ही में पढ़ा है एंड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो एलिमिनेशन टेक्निक से आपके आंसर्स बहुत ईजिली सॉल्व हो रहे हैं या फिर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली उनको मार्क कर पा रहे हैं. जैसे कि अब मैं एक एक क्वेश्चन के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से इकोनॉमी को आप अप्रोच कर सकते थे या फिर अगर आप अगले साल प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो किस तरह से आपको इकोनॉमी को अप्रोच करना है. सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, रैपिड फाइनेंसिंग एंड a rapid credit facility are related to the provisions of lending by which one of the following. इसमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इन रैपिड फाइनेंसिंग या इस तरह के क्रेडिट फैसिलिटी के प्रोविजंस को इंश्योर करता है या फिर उनको देता है. ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक. इफ यू कैन रिकॉल द रीसेंट श्रीलंकन क्राइसिस, आपको याद होगा जनवरी फरवरी के बाद जिस तरह से क्राइसिस श्रीलंका में आई है, वहां पे ये देखा गया कि श्रीलंका ने आईएमएफ से डिमांड की कि हमारा रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट हमें दो. ठीक है, रैपिडली हमें कुछ फंड्स चाहिए एंड टेक्निकली मेंबर कंट्रीज होने के नाते वो अपने बैलेंस को अपडेट कराना चाहती, यानी वो ज्यादा से ज्यादा पैसा आईएमएफ से चाह रही थी, प्लस एक्सटेंडेड बोरोइंग भी वो मांग रही थी. तो ऐसे में हमें पता चल जाता है कि आईएमएफ जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. तो जैसे मैंने आपको कहा करंट अफेयर्स, इट वाज इन न्यूज़, श्रीलंका ने आईएमएफ से मांगा, क्या मांगा, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, इसलिए इसका आंसर करंट अफेयर्स से और बहुत रीसेंट करंट अफेयर्स से. सिमिलरली अगर आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा टेक्निकल है पर आपको याद होगा हमारी एक 5 घंटे की वीडियो आई थी, उसमें मैंने इसको डिस्कस किया था डिटेल में. With reference to Indian economy, consider the following statements. आपको इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखने. देखिए, इन्फ्लेशन इस बार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था बिकॉज इन्फ्लेशन दिस टाइम वाज अ वर्ल्ड फिनोमिनन. भारत में तो हमेशा रहता है लेकिन इस बार पूरा वर्ल्ड जो है पोस्ट कोविड वर्ल्ड जो है वो इन्फ्लेशन से परेशान था. तो इन्फ्लेशन जैसे टॉपिक पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और यूपीएससी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछे हैं. उसमें से एक है नीर इंक्रीज इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी. नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, आपकी कंट्री का जो एक करेंसी है वो बास्केट ऑफ करेंसी पे कैसे एक्सचेंज हो रही है, किस प्राइस पे हो रही है. तो ये बता रहा है कि एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो इंडिकेट करता है एप्रिसिएशन इन रूपी, यानी अगर नीर बढ़ रहा है, नीर की वैल्यू बढ़ रही है तो फिर इससे पता चल रहा है कि रुपया जो है आपका एप्रिशिएट हो रहा है. स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी न्यूज़ में था, इस पर काफ़ी चर्चा हुई और सर्वे में भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है. सेकेंड स्टेटमेंट है इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस. अगर रीड बढ़ेगा, हमेशा ध्यान रखिए, रीड जब बढ़ेगा तब तब आपका जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम होगा, यानी एक्सपोर्ट्स आपके कॉस्टलियर हो जाएंगे, इंपोर्ट्स आपके चीपर हो जाएंगे. तो ये बहुत बड़ा एक ये नॉर्म है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है. तो इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था. ठीक है, आपने ये रीर और नीर का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ा था, क्लैरिटी थी, तो आपने इसको गलत, आपने देख लिया कि ये रॉन्ग है. ये रॉन्ग होने की वजह से आप इजीली क्वेश्चन को मार्क कर पाएंगे. ठीक है, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा. तो 1 एंड 3 जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा. बहुत सिंपल है. इसी के साथ अगर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे यूपीएससी मेंस के 2023 के यूपीएससी 2023 के वीडियो कोर्सेज और इस बार के मेंस के लिए हमारे कोर्सेज आ चुके हैं. आपने देखा रैंक 5, रैंक 6, रैंक 10th, रैंक 12th, ये चारों रैंक हमारी एक्सक्लूसिव ओनली आइज से मिली हैं. ठीक है, तो इसके लिए आप भी ये रैंक्स ला सकते हैं. आपको क्या करना है, आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है. जो भी कोर्स आपके लिए यूजफुल है, जिस भी कोर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस भी ईयर को आप टारगेट कर रहे हैं, आप वो कोर्स ले सकते हैं. मेंस क्रैश कोर्स हमारा इमीडिएटली प्रीलिम्स के बाद से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड वीक से 13 से. देन 60 डेज का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है. यहाँ पे डिटेल आंसर राइटिंग कराई जाएगी, जूम सेशंस के थ्रू आपसे डिस्कशंस किए जाएंगे. एसेंशियल एसे प्रोग्राम जो कि एक 10 घंटे का एसेंशियल एसे प्रोग्राम है, 3rd वीक ऑफ जून से आप मानिए स्टार्ट हो जाएगा. काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है. ये तीनों प्रोग्राम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर राइटिंग मेंस दिस ईयर. अगर आप अगले साल के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो अगले साल के लिए हमारा
प्रारंभ कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है और सीसेट का एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों कोर्सेज 2023 वालों के लिए, और अगर आप 2023 के लिए मेंस के लिए फोकस कर रहे हैं तो उसके लिए एक एक्सक्लूसिव एसए गाइडेंस और ऑप्शनल के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, और ये सारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो बैक टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये मैं की ए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा टफ लगा बट ये बहुत ईजी है। If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. हमने वो 5 घंटे वाली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो क्या करना है, आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी है। आरबीआई मनी सप्लाई कैसे कम करेगी? आरबीआई मनी सप्लाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच के करेगी, यानी सिक्योरिटीज बेचेगी और मार्केट से पैसा ले लेगी। बोलेगी जो भी पैसा है मार्केट में वो मुझे दे दो, मुझसे सिक्योरिटीज ले लो, यानी इसका ऑपोजिट करेगी। जब डिफ्लेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, डिसइन्फ्लेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट बनता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग है तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपने ऑटोमेटिकली आंसर सॉल्व कर दिया। आपको नहीं पता 2 और 3 क्या है, तब भी आपने सॉल्व कर दिया। बट फिर भी देख लेते हैं, अगर रुपी जो है रैपिडली डिप्रिशिएट हो रहा है तो आरबीआई क्या करेगी? डॉलर्स को मार्केट में सेल करने लगेगी। भाई अल्टीमेटली क्यों? क्योंकि डॉलर्स की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, आरबीआई डॉलर्स की सप्लाई बढ़ाएगी सेल करके। सिमिलरली अगर यूएस में और यूरोप में इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं तो इससे आरबीआई जो है वो डॉलर्स खरीदने लगी। भाई सस्ते डॉलर्स मिल रहे हैं, लो इंटरेस्ट रेट पे आ रहा है, ठीक है, या फिर मार्केट में सरप्लस। देखिए जैसे इंटरेस्ट रेट बाहर की कंट्रीज में गिर रहे हैं, यूजुअली यूएसए में, यूरोपियन यूनियन में, तो ये क्या है, ये वो कंट्रीज है जहां से बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में, तो वो कंपनीज इंडिया में बहुत सारे डॉलर्स लेके आएंगी। अब आरबीआई उन डॉलर्स को खरीद के अपना फॉरेक्स इंक्रीज कर लेगी। तो ये 2 सिचुएशंस हमने अभी रिसेंटली देखी हैं। आपने देखा क्वेश्चन कंसेप्चुअल था लेकिन स्टेटमेंट्स बहुत रीसेंट वाले थे, तो इस तरह से इकोनॉमी बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी था इकोनॉमी का पेपर टेक्निकली। अब चलते हैं G20 के स्टेटमेंट की तरफ। कॉमन फ्रेमवर्क, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अब ये एक इनिशिएटिव है G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब। प्राइमा फेसी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। अब यूपीएससी ने ये एरर किया है या फिर इसको पूछा है इस तरह से कि ये इनिशिएटिव है लो इनकम कंट्रीज एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो अब इसके लिए आप 1 और C दोनों को मार्क करके चल सकते हैं। फाइनल आपको यूपीएससी बताएगा क्या करेक्ट है। देन चलते हैं विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ये अमेजॉन और क्लाउडटेल वाला जो सिनेरियो हुआ था, अभी लास्ट मंथ भी हुआ था, और पिछले 2 साल से ये क्राइसिस चल रही है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो ई कॉमर्स फर्म है, लेट अस हम एग्जाम्पल लेते हैं अमेजॉन का। क्लाउडटेल से आपने सामान परचेज किया होगा, जो अमेजॉन पे सबसे बड़ा सेलर है। अब पहले क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये कहा कि जो ई कॉमर्स प्रोवाइडर है या जो ई कॉमर्स कंपनी है वो सेलर नहीं बन सकती, क्योंकि ई कॉमर्स क्या है, एक बायर सेलर प्लेटफॉर्म है। अमेजॉन एक प्लेटफॉर्म है जिसपे बायर और सेलर मिलेंगे। अब अमेजॉन क्या कर रहा था, उसने एक अपनी कंपनी बना ली क्लाउडटेल, या एक सेलर कंपनी बना ली, तो वो एडवांटेज ले रहा था, यानी उसको कस्टमर का डेटा पता था, उसको पता था आप क्या खरीद रहे हैं। तो जब भी आप कुछ भी चीज़ अमेजॉन पे सर्च करने जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको अमेजॉन के प्रोडक्ट्स दिखेंगे या क्लाउडटेल के प्रोडक्ट्स देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नो, यू कैन नॉट सेल देयर योर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज ई मार्केट प्लेस। भाई प्लेटफॉर्म भी मेरा, मार्केट प्लेस भी मेरा, गुड्स भी मेरे, तो आप लोग तो पीछे रह जाएंगे अगर आप भी लिस्टिंग करते हैं एज अ सेलर। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। ये चीज़ जो है अभी तक गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई नहीं किया कि कितना लिमिट रहेगा। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी के लिए इस क्वेश्चन में 2 जो है वो करेक्ट है एंड 1 जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो ये अभी हम मान के चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट अ रियल सेक्टर। देखो रियल सेक्टर वो होता है जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस नहीं होते। अब इसमें से आप ये देखो कि कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो ये गलत हो गया। अब इसके गलत होने से आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपने एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर दिया। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। न्यूज में था
देखिए इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स क्या होते हैं, कंपनीज अपने प्रमोटर्स के टैक्सेस बचाने के लिए अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर देते हैं बाहर की कंपनी में। जैसे कि फ्लिपकार्ट, जब फ्लिपकार्ट के नाम से चलता था या पहले फ्लिपकार्ट की ओनरशिप थी, तो फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड थी, तो फ्लिपकार्ट जो सिंगापुर है वो फ्लिपकार्ट इंडिया के मैक्सिमम शेयर्स ओन करती थी, तो सारा प्रॉफिट वहां चला जाता था। इसे बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के नाम से भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी प्रमोटर्स होते हैं वो टैक्स इवेजन कर लेते हैं जिस कंट्री में वो ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। तो ऐसे में डी जो है, फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटैंटिव वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। शेयर कहां चलेगा, सिंगापुर चलेगा, वैल्यू उसकी कहां, इंडिया में है, टैक्स यहां पे नहीं देना पड़ रहा। तो ये एक फिनोमिनन काफी लंबे समय से न्यूज में था। देन विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब ये थोड़ा सा सीए वाला क्वेश्चन हो जाता है, अगर आपको इतना नॉलेज हो कंपनी चलाने का, टैक्सेशन का, तो आप कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहली बात समझना है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, वैसे तो हमने इसको पढ़ा भी था, गवर्नमेंट के बजट से भी आप समझ सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो किसी भी कैपिटल गुड को खरीदने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए या एसेट्स क्रिएट करने के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है। अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं, लेट अस से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में कैमरा, एयर कंडीशनर या ऐसे कुछ चीजें खरीदी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उन गुड्स को, या फिर आपने कोई नई टेक्नोलॉजी खरीदी, उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल सकते हैं। ये चीज करेक्ट है। डेट फाइनेंसिंग क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बात भी सही है। डेट फाइनेंसिंग मतलब आपने डेट लेके अपनी कंपनी के ऑपरेशंस को फाइनेंस किया, नई फैक्ट्री खड़ी करी, स्टॉक मार्केट में आप गए, आपने लिस्टिंग करी, नई फैक्ट्री खड़ी करी, ठीक है, तो वो भी कैपेक्स का पार्ट है। इक्विटी फाइनेंसिंग, आपने शेयर्स इश्यू किए, इक्विटी फाइनेंसिंग करी, उससे भी आपने क्या किया, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ही किया, ठीक है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो यहां पे 1 जो है वो करेक्ट है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A share of household financial savings goes towards government borrowing। देखिए क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, कितना शेयर, ये मेंशन नहीं है, वैसे तो जाता है, ठीक है, आप जो बैंक्स में पैसा रखते हैं वो गवर्नमेंट ओन कर ले, वो गवर्नमेंट जो है बैंक से ले लेती है लोन, ठीक है, तो गवर्नमेंट इस तरह से लोन्स गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, तो यहीं पे क्राउडिंग आउट का कॉन्सेप्ट भी आता है, तो ये भी ठीक है स्टेटमेंट। अब डेट सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शंस फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। ये भी स्टेटमेंट जो है प्राइमा फेसी सही है, क्योंकि सरकार जो इंटरनल डेट ले रही है उसमें सबसे बड़ा जो उसके पास सोर्स है डेट का, वो गिल्ड सिक्योरिटीज के थ्रू ही आता है, इंटरनल मार्केट्स के थ्रू, या इंटरनल डेट जो कंप्राइज करता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 61, ये भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, टर्म कैपिटल फ्लाइट। पिछले 3 महीने से कंसर्न है इकोनॉमी में कि कैपिटल फ्लाइट बहुत हो रही है। यूएसए की फेड ने अपने कुछ पॉलिसीज को चेंज किया, टाइट किया, ठीक है, तो टाइटनिंग ऑफ फेड पॉलिसी की, उससे क्या हुआ कि वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। अब यहां पे जितने डॉलर्स थे वो सब फ्लाई होके वहां जाने लगे, लोग जो है वो मार्केट से पैसा निकालने लग गए। आपने देखा शेयर मार्केट भी इसकी वजह से काफी नीचे आई। तो इसी को हम कहते हैं कि टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। बिल्कुल सही है, हुआ है ये। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग ईसीबी। अब इसके लिए आपको समझना होगा ईसीबी क्या है। देखिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग डॉलर में की है, रिटर्न किस में करना है, आपको डॉलर में करना है। तो आपने लिया आज कोई लोन, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग 70 रुपए डॉलर पे, आपको जब वापस करना है तो 80 रुपए का डॉलर हो गया, तो आपको तो 10 रुपए वैसे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया। तो कैपिटल फ्लाइट से क्या हुआ, कंट्री से डॉलर्स चले गए, तो कंट्री में डॉलर्स की सप्लाई लिमिटेड हो गई, तो रुपी डिप्रिशिएट कर गया, डॉलर महंगा हो गया। अब आपको जब लोन लौटाना है तो महंगे डॉलर से लौटाना है। सो सिंपल फंडा है, अगेन दिस इज करेक्ट। लेकिन अगर ऐसे में गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन करती है डोमेस्टिक करेंसी का, तो इससे डिक्रीज हो जाएगा करेंसी का रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबी। नो, डिवैल्यूएशन मतलब लेट अस से आज डॉलर 70 रुपीज का है, गवर्नमेंट ने कहा ये डॉलर 90 रुपीज का कर दो, हो गया डिवैल्यू, तो इससे तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और महंगी हो जाएगी। आपने जब डॉलर में लोन लिया था तो 70 रुपीज का लिया था, रिटर्न आपको 90 का करना पड़ रहा है। दिस इज अगेन अ कॉस्टली अफेयर, सो दिस इज रॉन्ग। इट बेसिकली इंक्रीजेस द रिस्क। सो 1 and 2 आर करेक्ट, ए इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। देखो एक न्यूज थी सितंबर 2021 में, एक कंपनी थी ब्रिकवर्क रेटिंग्स। आपको याद होगा हमने जब एक क्लास किया था तो क्रेडिट रेटिंग शॉपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको लेके सेबी बहुत परेशान थी, ये मैंने आपको बताया था। तो यानी
इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कौन रेगुलेट कर रहा है? सेबी कर रहा है। अब बात आ जाती है ICRA पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सही है। ब्रिकवर्क एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी जिसका फ्रॉड पकड़ा गया था, जो बेंगलुरु बेस्ड है, तो यहाँ पे 2 and 3 आर करेक्ट। 63 का बी आप कर सकते हैं मार्क। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 64, बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब देखिए क्वेश्चन सुनने में जरूर टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपली, बहुत आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा? कैसे सॉल्व होगा? बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में पूछा, गवर्नर ऑफ RBI इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। हमने देखा नहीं, इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट्स होती है, RBI से कोई लेना देना नहीं है, तो 1 रॉन्ग। तो फिर क्वेश्चन सॉल्व। BBB रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ PSB, इसी के लिए लाए थे हम इंद्रधनुष का प्रोजेक्ट का, ये एक वो था, वन ऑफ द यू कैन से फॉर्मूला या वन रिफॉर्म आई वुड से। देन उसके बाद BBB हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज, कैपिटलाइजिंग प्लान्स, ठीक है, सिंपल फंडा है। विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो सबसे पहले समझेंगे बॉन्ड्स क्या होते हैं, फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं। आपने मुझसे लोन लेना है तो मैंने आपको, या फिर मैंने आपसे लोन लेना है तो मैं आपको एक बॉन्ड इशू करके दूंगा कि ठीक है आप मुझे पैसा दो, ये लो बॉन्ड, 7% का बॉन्ड है, 1 साल बाद 7% अपना इंटरेस्ट ले जाना, प्रिंसिपल अमाउंट मुझसे ले जाना। फंडा क्लियर है? इसी में कॉन्सेप्ट होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड। मैं आपसे कहूँगा 1 साल बाद जब वापस आओगे तो मैं आपको पूरा जो है बॉन्ड के पैसे वापस नहीं करूंगा, उतने के शेयर अपनी कंपनी में दे दूंगा। तो ये कौन से होते हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड। यानी 1 साल के बाद आपने देखा मेरे बिजनेस कैसा चल रहा है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपने कहा यार इंटरेस्ट लेने से अच्छा तो इनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, पार्टनरशिप ले लेते हैं, स्टेक ले लेते हैं, शेयर ले लेते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन सी कन्वर्टेबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता है वो बॉन्ड्स जो एक टाइम के बाद आप कन्वर्ट कर सको इक्विटी में। तो देयर इज अ ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी। अब क्योंकि मैंने आपको एक ऑप्शन भी दिया कि 1 साल बाद मेरे बिजनेस में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, सो ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट रेट होता है हमेशा इन बॉन्ड्स का, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का, वो लोअर होता है एज कंपेयर टू द नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये बात ठीक है। ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर द डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू रेजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। ऑप्शन इसलिए भी दिया जाता है कि 1 साल में अगर इन्फ्लेशन रेट हाई है तो फिर ये सारी चीजें आप मैनेज कर सके। तो यहां पे भी सिंपल है कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब एक क्वेश्चन और है आगे, ये थोड़ा सा वियतनाम काफी ज्यादा न्यूज में था, इसकी वजह से है, इसमें एक क्वेश्चन मिसिंग है अभी, इसको आगे डिस्कस करते हैं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। हमने देखा 2016 के बाद से 15 के बाद से उर्जित पटेल कमेटी ने कहा है कि ये काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और ये स्टेटमेंट जो है कंप्लीटली RBI की वेबसाइट से लिया हुआ है। विद रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन्स, काफी न्यूज में थे, सलमान खान के भी NFT आए थे, बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स के भी NFT आए थे। अब आपको बताना है NFT से रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो NFT होते क्या? NFT इस तरह के टोकन्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंपनी या फिर एक पर्टिकुलर ब्रांड से आप लेते हो तो वहीं एक्सचेंज होंगे, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी से जस्ट डिफरेंट होते हैं। वर्क ये भी ब्लॉकचेन पे करेंगे, लेकिन ये ट्रेड नहीं किए जा सकते, एक्सचेंज नहीं किया जा सकते इक्विवेलेंसी पे। यानी आपने अगर सलमान खान के NFTs लिए हैं तो आप उसको शाहरुख खान की कंपनी में नहीं ले जा सकते। गेटिंग दिस? उन NFTs को आप शाहरुख खान की कंपनी के मर्केंडाइज के बदले एक्सचेंज नहीं कर सकते, आपको सलमान खान की कंपनी में ही उसको बदलना होगा। जैसे आपने देखा होगा पहले हम चिप्स खाते थे तो उसमें से टोकन्स निकलते थे, फिर उन टोकन्स को हम जब वापस देने आते तो हमें वही कंपनी के चिप्स मिलते थे, हम किसी और कंपनी के चिप्स नहीं ले सकते। तो सिमिलरली वो टेक्निक है, बट वो टेक्निक अब ब्लॉकचेन पे है। तो थर्ड यहाँ पे रॉन्ग है। अगर आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर पाओ इसको, तब भी आप इसको मार्क कर पाओगे। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। सो ऑब्वियसली लेबर ब्यूरो, लेबर कमिश्नर का काम है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जो हमने अभी छोड़ा है। So let us start question 5. As you can see, with reference to Indian economy, what are the advantages of inflation indexed bonds? देखिए जैसे भी आपकी जो भी सेविंग्स होती हैं, जो अर्निंग्स होती हैं, वो हमेशा इन्फ्लेशन एडजस्ट करता रहता है, ठीक है। आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, 6% 5% आपको रिटर्न मिला, उतना इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया बहुत पहले, नया मतलब पहले से चल रहा है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स जो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न्स देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ IIBs, पॉइंट नंबर 1।
IIBs प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, अभी मैंने समझाया। हमें अगर फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं भी पता और अगर इसमें हमें डाउट भी है तो ये तो करेक्ट है, ये हमें पता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IIBs आर नॉट टैक्सेबल। यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट है, इसमें कंफ्यूजन ये हो रही है स्टेटमेंट में कि इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज, यानी इंटरेस्ट और कैपिटल गेन्स दोनों ही टैक्सेबल नहीं हैं। 2013 में डायरेक्ट टैक्सेस का एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें ये कहा जाता है कि जो इंटरेस्ट रिसीव होता है विद रिगार्ड टू IIBs ये टैक्सेबल है अदर इनकम में। आपकी जो अदर इनकम में यहाँ वहां पे इसका इंटरेस्ट 1.5% 2% जो भी है उस पर टैक्सेबल है, लेकिन कैपिटल गेन्स जो है वो टैक्सेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हो जाता है गलत। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो फिर इसका आंसर हमारे पास कुछ नहीं बचता, हमें यही देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग्स बाय वे ऑफ IIBs। गवर्नमेंट जो भी बोरोइंग्स करती है उसको उसके जो कूपन रेट्स यानी जो भी उस पर इंटरेस्ट रेट है उसको IIBs के थ्रू मैनेज कर सकती है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे थर्ड गलत है तो इसलिए हमें A को ही मार्क करना है, बाकी यूपीएससी का जो भी देती है। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इंटीग्रेटेड डेली MCQs के कोर्स भी हमारा चल चुका है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ। ये 2023 वालों के लिए है। DPP प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। डेली इसमें आपको आंसर्स क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, 10 MCQs आपको प्रैक्टिस करने हैं। CSET मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, यानी एक हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है प्रीलिम्स 2023 के लिए। जो लोग 23 देख रहे हैं या जिनको लग रहा है इस बार 22 में कुछ इश्यूज हुए हैं पेपर में, वो इस पर फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा मेन्स का भी हमारा जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है इस पे भी आप इसको भी आप ले सकते हैं। ये भी काफी अच्छा प्रोग्राम है 23 के लिए। अब लास्ट एक जो इकोनॉमी का क्वेश्चन है 67, ये क्वेश्चन के साथ भी थोड़े से डाउट्स हैं। देखिए डिस्कस करते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की साथ में। अब ये है वियतनाम को लेके, एकदम ऑल टुगेदर वियतनाम की बात कर रहे हैं। देखिए कोविड के बाद ये कहा जा रहा था कि इंडिया के कंपटीशन में जो कंट्री इस समय आ रही है वो वियतनाम है। चाइना से जो भी बिजनेस मूव आउट हो रहा है वो इंडिया की बजाय वियतनाम को प्रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि वियतनाम एक सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है। एक तरह से सोशलिस्ट सिस्टम है, ठीक है, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है, वन पार्टी सिस्टम है। इसकी वजह से ये माना जा रहा है कि वहाँ पॉलिसी लैक्स नहीं होंगे, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होगी। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि चाइना जैसा सेम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमें जो है वो वियतनाम दे सकता है। लेबर वहाँ पे सस्ती है, मटेरियल वहाँ मिल ही जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ईजी हो जाएगी, तो चलो वियतनाम चलते हैं। इंडिया के साथ उनको ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जैसे जैसे चेंज होती है, पॉलिसीज चेंज होती हैं। तो ये एक चीज़ है, यहाँ से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द रीसेंट ईयर्स। बात सही है। अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट में वो नहीं दिया कितने नंबर्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, डेटा नहीं है, तो कितना परसेंट पे ग्रो कर रही है नहीं पूछा गया, तो बहुत सिंपल हो जाता है। Vietnam is led by a multi-party political system. No, India is led by a multi-party political system. Vietnam economic growth is linked to its integration with global supply chains and focus on exports. बात ये भी सही है। For a long time, Vietnam low labor cost and stable exchange rates have attracted global manufacturers. आपने देखा होगा वियतनाम में पैक्ड पॉलिसी, पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है। मतलब जैसे इंडिया में फ्री फ्लोट हम कहते हैं ना कि एक तरह से मार्केट डिसाइड करती है कि डॉलर वर्सेस रुपी का क्या प्राइस होगा। वियतनाम में गवर्नमेंट पैक करके रखती है कि एक वियतनामी जो भी करेंसी है उसके बदले डॉलर इतने का ही मिलेगा, इस रेंज में मिलेगा, जैसे 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में ही आपको $1 मिलेगा। इसी के बीच में जो है वो फ्लोट करता रहेगा, इसी के बीच में जो है चेंज होता रहेगा। तो ये भी एक बड़ा रीजन है वियतनाम में एक इंडस्ट्रीज का शिफ्ट होने का कि पैक्ड सिस्टम है वहां पे, ठीक है। तो ये भी एक तरह से ठीक है। वियतनाम हैज मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब देखो वैसे भी सेकंड रॉन्ग है, हमें ये नहीं पता ये करेक्ट है या नहीं, हमें ये पता है सेकंड रॉन्ग है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास अब बचते हैं 2 ऑप्शंस। अब हमने क्या देखा, 1 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है। तो फिर क्योंकि 1 तो करेक्ट है या फिर 2 तो हमने देख ही लिया, सबसे सिंपल है कि 2 तो रॉन्ग है, इससे हमने 2 ऑप्शंस निकाले। 3 हमने देखा कि ठीक है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ 4 बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि 4 एक बहुत बड़ा रीजन है इंडस्ट्रीज का चाइना से वियतनाम शिफ्ट होने का। तो ऑटोमेटिकली फिर बी जो है इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर बनता है। अब यहाँ पे आप बी लगा के हैं तो चांसेस बहुत ब्राइट हैं, लेकिन अगर यूपीएससी से ए दे देते हो तो ये जब की आएगी तब पता चलेगा, लेकिन हम इसको बी मान के सॉल्व कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एकदम, ठीक है। तो इसी तरह से हम और सीरीज़ भी लेके आएंगे, एक के बाद एक, साइंस टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी के डिस्कशंस भी देखिए। कोर्सेज हमारे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कोर्सेज काफ़ी हेल्पफुल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार के जो रैंकर्स हैं, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 10, रैंक 12, उन्होंने एक्सक्लूसिवली बोला है, इस बात को एक्सप्लिसिटली बोला है कि ये प्रोग्राम्स उनके लिए हेल्पफुल रहे हैं, आपके लिए भी रहेंगे। तो ज़रूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।